जहां दिवाली की बात चली है, लगातार दिवाली से जुड़े फेस्टिवल से जुड़े एलिमेंट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं। आने वाला हफ्ता तो और इंटरेस्टिंग होने वाला है। दिवाली से पहले बाजार के दिग्गज गौतम वैद से जानते हैं कि किन सेक्टर्स में कमाई के मौके बन रहे हैं। दिवाली पर नया साल, नई शुरुआत, गौतम वैद के साथ आइए देखते हैं। गौतम, आप वॉरेन बफेट साहब को अपना गुरु मानते हैं अमंग बहुत सारे दूसरे आपके मेंटर्स। बफेट साहब कहते हैं कि अगर आप बाजार में सक्सेसफुल इन्वेस्टिंग करना चाहते हैं तो इकोनॉमिस्ट को मत सुनिए, आप कंपनीज में क्या हो रहा है उस पर ध्यान दीजिए। लेकिन लास्ट कुछ महीनों से जो उथल पुथल चल रही है, जो टर्मोइल है ग्लोबल मार्केट्स में, हालांकि भारत पूरी तरह से उसका इम्पैक्ट नहीं देख रहा है लेकिन कुछ हद तक देख रहा है वॉलेटिलिटी, वो सब मैक्रो ड्रिवन है। तो ऐसे माहौल में अपनी पोर्टफोलियो स्ट्रेटजी या पोर्टफोलियो अप्रोच कैसे रखी जाए, किस हद तक मैक्रो चीजों को कंज्यूम किया जाए? देखिए अजय, कोई भी अच्छा इन्वेस्टर वो होता है जिसके पास एक फर्म और एक सॉलिड इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है, और ये इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी मैक्रो से अफेक्ट नहीं होती है। ये ऐसी चीज होती है जो लॉन्ग टर्म के लिए जिसके साथ आप रह सकें, उसे कहते हैं अच्छी इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी। सो मैक्रोज में कुछ ना कुछ हमेशा होता रहेगा दुनिया में, जिसकी वजह से हमें चिंता आती रहेगी। जैसे नॉर्थ कोरिया ने मिसाइल छोड़ दिया, चाइना ताइवान के बीच में टेंशन हो गई, यूएस चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हो गया, चाइना में कोविड लॉकडाउन हो गया, यूरोप में एनर्जी क्राइसिस आ गई, यूएस में इंटरेस्ट रेट्स बढ़ रहे हैं। दुनिया में हर दिन हर पल कुछ ना कुछ रहेगा हमारे पास फिकर करने के लिए। लेकिन अच्छा निवेश करने के लिए हमें सिर्फ अपनी कंपनीज और उनके अंडरलाइन इंडस्ट्री पे फोकस करना है। यही एक स्ट्रैटेजी है जो हर एक माहौल में काम आती है। एंड आपको सिर्फ एक ही चीज पे फोकस करना है। जिस सेक्टर इंडस्ट्री में हाई अर्निंग्स ग्रोथ आपको दिख रही है फॉर द मीडियम टू लॉन्ग टर्म, उसमें आप निवेश कीजिए और आपके पैसे बनने ही बनने हैं, क्योंकि ओवर द लॉन्ग रन अर्निंग्स ही शेयर प्राइस को ड्राइव करते हैं। ये शॉर्ट टर्म नॉइज, स्टॉक प्राइस जो ऊपर नीचे होता है, बस नॉइज है। लेकिन आप जब 3-5 साल का नजरिए लेके चलें, उस एट द एंड ऑफ द डे अर्निंग्स ही है जो आपके रिजल्ट्स आपको देगी, और कुछ नहीं है आपको हेल्प करेगा मार्केट में। सिर्फ अर्निंग्स ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ, अर्निंग्स ग्रोथ। सो आज का अगर हम बात करें इंडियन मार्केट के बारे में, कौन कौन सेक्टर्स में बहुत अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ विजिबिलिटी है अगले कुछ सालों के लिए, तो नंबर 1 ऑब्वियसली बैंकिंग सिस्टम का बहुत अच्छा प्रोस्पेक्ट लग रहा है। उसके दो इंपॉर्टेंट कारण है, मैं बताता हूं आपको। एक बहुत बड़ा ट्रिगर कोई भी इंडस्ट्री के लिए होता है रेगुलेटरी चेंज, और 2016 में इंडिया में आई थी इंसॉल्वेंसी इन बैंकिंग कोड। उसके वजह से हुआ क्या कि इंडियन बैंकिंग सिस्टम की बैलेंस शीट्स पूरी साफ हो गई, नंबर 1। और दूसरा बात क्या हुआ कि कोविड के समय ये इंडियन बैंक्स ने एक्स्ट्रा प्रोविजनिंग कर ली, तो दे बेसिकली ओवर प्रोवाइडेड ड्यूरिंग कोविड। तो अब जैसे जैसे इकोनॉमी इंप्रूवमेंट की तरफ जाएगी और वो प्रोविजन जब राइट बैक करेंगे, तो उनकी प्रॉफिट ग्रोथ में बहुत बड़ा बूस्ट आएगा। तो ये पहला रीजन है फॉर द बैंकिंग सिस्टम गुड प्रोस्पेक्ट्स। नंबर 2, ऑटो एंड ऑटो एंसिलरीज। हम जानते हैं कि पिछले कुछ सालों से ऑटो इंडस्ट्री में स्लो डाउन चल रहा था, और इस साल बिकॉज ऑफ द सेमीकंडक्टर इश्यूज, बिकॉज ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन्स, वो प्रॉब्लम और बढ़ गई। जैसे जैसे वो सेमीकंडक्टर इशू, सप्लाई चेन इश्यूज रिजॉल्व हो रही हैं, हम ऑलरेडी देख रहे हैं कि सारी ऑटो ओईएम्स के मैनेजमेंट्स कितनी जबरदस्त ग्रोथ कमेंट्री दे रहे हैं। सो यहाँ पे भी काफी अच्छा अर्निंग्स ग्रोथ प्रोस्पेक्ट दिख रहा है अगले कुछ सालों के लिए। और तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। 10-12 साल के बाद मैं देख रहा हूँ, आप कोई भी टीवी चैनल, कोई भी अखबार, मैगजीन पढ़िए, सब इंडस्ट्रियलिस्ट की इंटरव्यू सुनिए, सबके सब इतने बुलिश हैं। मैंने कभी भी पिछले 10 साल में इतना बुलिश कमेंट्री मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की मैनेजमेंट से सुनी नहीं है जो मैं आज देख रहा हूँ। और इसका 2-3 इंपॉर्टेंट कारण है। सबसे पहला कारण, अगेन रेगुलेटरी चेंज, PLI, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। एंड ये इंसेंटिव स्कीम कंपनीज को एनकरेज करती है टू डू केपेक्स एंड टू ग्रो बिगर। और दूसरी बात, काफी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अब 75-80% कैपेसिटी यूटिलाइजेशन पे आ चुकी हैं, तो अब उनको नया राउंड ऑफ केपेक्स करना ही पड़ेगा अगर उनको ग्रोथ कैप्चर करना है। राइट। और तीसरा बड़ा कारण, बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज अपना बैलेंस शीट्स में डेट काफी कम कर चुकी हैं पिछले 5-10 सालों में। सो अब वो केपेक्स भी वापस कर सकती हैं। सो ये 3 सेक्टर्स अगर आप आज के दिन निवेश करें, अच्छे कंपनीज चुने इन सेक्टर्स में, बैंक्स, ऑटोज एंड डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग, तो आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। और डोमेस्टिक ब्रांडेड डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन तो एवरग्रीन थीम है। यहाँ पे आप
जी। अच्छे फुटवेयर रिटेल, बेडिंग रिटेल स्टॉक्स में निवेश करके अच्छा पैसा बना सकते हैं। मैं इन सारी बातों को थोड़ा थोड़ा ब्रेक करके आपसे आगे डिस्कस करना चाहूँगा, लेकिन मैं आपकी जो इन्वेस्टिंग फिलॉसफी है, जो आपका स्टाइल है, उसके बारे में थोड़ा सा और जानना चाहूँगा आपसे। आप जब डेटा पॉइंट्स को एनालाइज करते हैं तो आप शॉर्ट टर्म, नियर टर्म डेटा पॉइंट्स, क्वार्टरली अर्निंग्स, क्वार्टरली गाइडेंस वर्सेस लॉन्ग टर्म डेटा पॉइंट्स, एनुअल रिपोर्ट में विजन स्टेटमेंट, या हम लोग पूरी इंडस्ट्री, जैसे अगर कंट्री लीडरशिप की बात करें, वो कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग को ले जाना चाहते हैं, शॉर्ट टर्म वर्सेस लॉन्ग टर्म डेटा पॉइंट्स को आप कैसे कंज्यूम करते हैं अपनी इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में? मैं शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म डेटा पॉइंट्स को अपने अपने इन्वेस्टिंग फ्रेमवर्क में दो तरीके से इनकॉर्पोरेट करता हूँ। जहां तक शॉर्टर टर्म का बात है, स्टेलेबल पार्टनर्स इंडिया फंड में मैं एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फॉलो करता हूँ जिसका नाम है वेरिएंट परसेप्शन, और लॉन्गर टर्म इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटीज आती हैं दूसरे फ्रेमवर्क से जिसका नाम है लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ट्रेंड्स। तो पहले शॉर्टर टर्म वेरिएंट परसेप्शन की बात करते हैं। वेरिएंट परसेप्शन का मतलब ये है कि आप उन सिचुएशंस में निवेश कर रहे हैं जहां पे आरओसी एक्सपेंशन आ रही है, साथ में अर्निंग्स ग्रोथ भी आ रही है, आपको वैल्यूएशन री रेटिंग भी मिल रहा है, और फिर आपको मल्टी बैगर स्टॉक्स मिल जाते हैं। और देयर आर वेरियस ट्रिगर्स एंड कैटलिस्ट्स फॉर वेरिएंट परसेप्शन। नंबर 1, प्रोडक्ट मिक्स चेंज। अगर कोई कंपनी अपना प्रोडक्ट मिक्स चेंज कर रही है इनटू अ हायर मार्जिन कैटेगरी, उससे ऑपरेटिंग लेवरेज आता है, मतलब कि जितना रेवेन्यू ग्रोथ होगा उससे कहीं ज्यादा अंडरलाइन प्रॉफिट ग्रोथ होगा। दैट्स नंबर 1। दूसरा, अगर कोई कंपनी के पास बहुत हाई अनयूटिलाइज कैपेसिटी है एट द बिगिनिंग ऑफ दैट इंडस्ट्री अप साइकिल, तो वहां से भी उस कंपनी को डिस्प्रोपोर्शनेट प्रॉफिट ग्रोथ मिलता है। नंबर 3, रेगुलेटरी चेंज। आपने देखा है अर्ली 2020 से जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने एथेनॉल ब्लेंडिंग पे काफी फोकस किया है, तो हमें पिछले 2 साल में काफी मल्टी बैगर्स मिले हैं शुगर मिल्स और डिस्टिलरी स्पेस से। नंबर 4, इंडस्ट्री साइकिल शिफ्ट। पिछले आपने देखा है जून 2020 के बाद रेसिडेंशियल रियल एस्टेट साइकिल इंडिया में कैसे रिकवर किया है आफ्टर ऑलमोस्ट डेकेड, और हमें कितने सारे मल्टी बैगर्स मिले हैं बिल्डिंग मटेरियल स्पेस से भी इंडिया में। नंबर 5, डीलेवरेजिंग। इसका मतलब उधारी और डेट कम करना। ये इससे क्या फायदा होता है? एक तो आपका ब्याज जैसे कम होगा, आपका नेट प्रॉफिट बढ़ेगा, मार्केट कैप बढ़ेगा, और दूसरी बात, क्योंकि डेट कैपिटल एम्प्लॉयड का हिस्सा होता है, तो जैसे डेट कम होता है, कैपिटल एम्प्लॉयड घटता है, आपका रिटर्न ऑन कैपिटल बढ़ जाता है और आपको वैल्यूएशन री रेटिंग मिल जाती है। एंड इसके साथ साथ देयर आर सम एडिशनल ट्रिगर्स फॉर वेरिएंट परसेप्शन। जैसे मैनेजमेंट प्रमोटर चेंज। हमने देखा है कि जब कोई साधारण मामूली कंपनी को कोई स्ट्रॉन्ग प्रूवन प्रमोटर ग्रुप या नया मैनेजमेंट टीम टेक ओवर करता है, तो उसमें कितना वैल्यू क्रिएशन होता है। और एक तरीका है डीमर्जर्स। हमने जब कोई बड़ी लार्ज कैप कंपनी से एक छोटी मार्केट कैप की साइज की कंपनी डीमर्ज की लिस्ट होती है, तो वो लार्ज कैप कंपनी के जो इंस्टीट्यूशनल शेयर होल्डर्स हैं, वो इस स्मॉल कैप कंपनी को होल्ड नहीं कर सकते हैं, तो वो उसको जबरदस्ती बेचते हैं मार्केट में कोई भी भाव में, और वो आपको फिर सस्ते भाव में ऐसे अच्छे शेयर्स मिल जाते हैं, बिकॉज वो लार्ज कैप म्यूचुअल फंड्स जो हैं वो इसी स्मॉल कैप स्टॉक को होल्ड नहीं कर सकते हैं। इसके साथ साथ जब कोई कंपनी नॉन कोर बिजनेस सेगमेंट को डाइवेस्ट करती है, बेच देती है, तो मार्केट इसको हायर वैल्यूएशन मल्टीपल से रिवॉर्ड करता है, क्योंकि मैनेज स्टॉक मार्केट्स को फोकस मैनेजमेंट टीम ज्यादा अच्छी लगती हैं।